नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं शशांक आपके लिए लेकर आया हूँ 2 मई के द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और डाउन टू अर्थ के करंट अफेयर्स। आज हम जानेंगे कि बहुत सारे हम लोग के पास टॉपिक्स है, जैसे कि वेस्टर्न घाट से टॉपिक आ रहा है। हम लोग पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में जानेंगे, पेरियार टाइगर रिजर्व। फिर हम जानेंगे कि लेसर लेसर फैलिकन्स एक बर्ड है, वो क्या है, ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हम सब कुछ जानेंगे। मैं आप सबका वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। ये मेरे बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। माय नेम इज शशांक चौबे। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश ऑनर्स। आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 3 years and more in both online and offline modes. I have given exams such as UPSC, CSC, CBS, SSC, CGL and CFAF और इन सब की वजह से मेरे पास काफी एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। मेरी जो प्रोफिशिएंसी है वो है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस, मॉडर्न इंडिया, इंडियन पॉलिटी, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। आने वाले कुछ हफ्तों में या फिर कुछ मंथ्स में हम लोग एक मॉडर्न इंडिया की प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने वाले हैं और इंडियन पॉलिटी भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आज। फर्स्ट टॉपिक है हमारा लेसर फ्लेमिंगोस। लेसर फ्लेमिंगोस ये एक तरह का बर्ड है, ठीक है, जो कि बहुत ही स्मॉलेस्ट है। दिस इज द smallest species of flamingo. This is the smallest species of flamingo. Though this is tall, जबकि ये tall है, बड़ा है और ये पेल पिंक कलर का है, पेल पिंक कलर एंड डीप रेड लेग्स। ऐसा क्यों होता है? Because of the presence of carotenoid pigments. Presence of carotenoid pigments. Their color comes from the carotenoid pigments. After 6 years of absence, a group of lesser flamingos has returned to Pulicat Lake in Chennai. मतलब कि 6 साल के बाद ये जो बर्ड्स हैं इनको देखा गया है, ठीक है। ये इसका हिंदी में दिया हुआ है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा लगून। लगून क्या होता है? तो हम देखते हैं व्हाट इज लगून। जो लगून है ये एक वाटर बॉडी है जो कि सेपरेट होती है फ्रॉम द लार्जर वाटर बॉडीज बाय द नेचुरल बैरियर। मतलब कि कोई नेचुरल बैरियर होगा और उस वजह से जो ये लगून है वो सेपरेट होगा, ठीक है। और मार्क माय वर्ड्स, दिस शुड बी द नेचुरल, ये मैनमेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें हिंदी में बताऊं तो एक लगून पानी का एक पिंड है जो एक प्राकृतिक बाधा द्वारा पानी के बड़े निकायों से अलग होता है। अगर मैं ड्राइंग दिखाऊं इसकी, सो दिस इज द पिक्चर। ये देखिए, ये है आपका लगून, ठीक है। और ये आपका सेपरेट हुआ है लैंड से। ये देखिए, ये है लैंड और ये है लगून, ठीक है। नाउ लगून जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला होता है एटोल, दूसरा होता है कोस्टल, ठीक है। पहला है एटोल, दूसरा है कोस्टल। जो एटोल लगून्स होता है गाइस, वो तब फॉर्म होता है जब कोई भी द्वीप समुद्र में जब नीचे हो जाए, जब वो समा जाए, ठीक है। कोई भी द्वीप जब समुद्र में समा जाए तब जाके अटोल जो है वो बनता है, अटोल लगून बनता है, ठीक है। Forms when an island completely subsides beneath the water, leaving a ring of coral that continues to grow upwards. ये ऊपर की तरफ बढ़ते रहता है,
At the center of the ring is a body of water that is often deep. The combination of coral growth and water creates a lagoon. The combination of coral growth and water creates lagoon. Question for you: is coral important for lagoon or not? Yes, they are important for lagoon formation. ठीक है, हिंदी में देखते हैं। लगून दो प्रकार के होते हैं, एटोल लगून और कोस्टल लगून। एटोल लगून जो होता है वो तब बनता है, कब बनता है, जब एक द्वीप, एक आइलैंड पूरी तरह से पानी में या पानी के नीचे समा जाए, जिससे एक अंगूठी की आकार का रिंग बन जाता है और ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। ठीक है, रिंग के केंद्र मतलब कि रिंग के बीच में जो पानी है, पानी का एक पिंड होता है और वो बहुत गहरा होता है। ठीक है, वो बहुत ही गहरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अबाउट दी कोस्टल लेगून। अबाउट दी कोस्टल लेगून। So coastal lagoons form along gently sloping coasts. They are generally shallower than atoll lagoons. मतलब कि ये जो लगून्स होते हैं, जो कोस्टल लगून्स होते हैं, ये ढलान वाले तटों के साथ बनते हैं। ढलान वाले तटों के साथ बनते हैं, जो स्लोपिंग होता है ना, स्लोपिंग कोस्ट, उसमें बनते हैं ये। ठीक है, वे आमतौर पर एक अटोल लगून की तुलना में उथले होते हैं, मतलब कि वो शैलो होते हैं और समुद्र के एक द्वीप, चट्टान या रेत बैंड से अलग हो जाते हैं। ज्यादातर समय जो तटीय लगून एक इनलेट द्वारा समुद्र से जुड़े होते हैं। समुद्र के स्तर में वृद्धि मतलब कि कमी, मौजूदा तलछट की मात्रा और ज्वारीय सीमा सभी तटीय लगून के निर्माण में योगदान करते हैं। मतलब कि अगर मैं बताऊं आपको, जो कोस्टल लगून्स होते हैं, पहली बात, दे आर शैलोअर देन द अटोल लगून्स, पहली चीज। दूसरी चीज, दे टेंड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द ओशियन, मतलब कि वो ओशियन से, वो महासागर से वो अलग होते हैं। ठीक है, बाय एन आइलैंड, एक द्वीप से या फिर एक सैंड बैंक से। ज्यादातर वक्त हम देखते हैं कि जो कोस्टल लगून होते हैं, दे आर कनेक्टेड ocean by an inlet. Sea level rise, the amount of existing sediment and tidal range all contribute to the formation of coastal lagoon. Important question for you: does the tidal range contributes in the coastal lagoon formation or not? So yes, they do contribute. मतलब कि जो कहाँ गए, हाँ, जो टाइडल रेंज होते हैं, सो टाइडल रेंज कंट्रीब्यूट्स इन दी कोस्टल लगून फॉर्मेशन। टाइडल रेंज की वजह से जो कोस्टल लगून की फॉर्मेशन है वो होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंडिया एंड ब्रिक्स, भारत और ब्रिक्स। सो ब्रिक्स की बात करूं, सो ब्रिक्स में आपका ब्राजील आता है, रशिया आता है और इंडिया आता है, चाइना आता है एंड साउथ अफ्रीका। सो ये 5 देश हैं, ये मिलकर ब्रिक्स बनाते हैं। ब्रिक्स की बात करूं, सो ब्रिक्स का जो नाम है वो सबसे पहले ओ नील ने दिया था। ठीक है, ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट। सो अगर मैं
ब्रिक्स की बात करूं सो ब्रिक्स का जो टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन है वो 41% है, ठीक है। अगर मैं ग्लोबल जीडीपी की बात करूं सो ब्रिक्स में टोटल 24% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है, एंड एज वी नो हम जानते हैं जीडीपी क्या होती है। जीडीपी इज द measure of goods and services that are produced in India in a particular financial year। कोई भी वस्तु, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज अगर एक साल में वो बन रहा है, ठीक है, और वो देश में ही बन रहा है तो उसके माप को जीडीपी कहते हैं, ठीक है। और यही अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं सो वो ग्लोबल जीडीपी हो जाएगी। सो 24% ऑफ ग्लोबल जीडीपी आर कंट्रीब्यूटेड बाय द ब्रिक्स नेशंस। मोरओवर जो 16% है, जो 16% ग्लोबल ट्रेड है वो भी ब्रिक्स देश देते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका है वो चेयर करने वाला है 2023 का जो ब्रिक्स सम्मेलन है, ठीक है। 2023 का जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो साउथ अफ्रीका होस्ट करने वाला है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिक्स। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया गया ब्रिक्स नेशन, ठीक है। हम देखते हैं कि एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ये बैंक एक ऐसा बैंक है जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है बहुत सारी ब्रिक्स कंट्रीज को, ठीक है। जैसे कि किसी भी देश को अगर अपने देश में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है लोन चाहिए होगा। लोन कहां से लिया जाए, तो ब्रिक्स देश ने ब्रिक्स जो सम्मेलन है उन्होंने मिलकर ये चीज एक निर्णय लिया है कि हम लोग एनडीबी की फॉर्मेशन करने वाले हैं और इसके तहत हम लोग लोन देंगे जो भी किसी भी देश को चाहिए तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम। सो ब्रिक्स का ये मानना है कि किसी भी कंट्री की मोनोपोली ना हो, उसकी करेंसी की मोनोपोली ना हो। कहने का मतलब ये, फॉर एग्जांपल डॉलर, आज के डेट में देखें तो डॉलर की वैल्यू और डिमांड दोनों बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो इस चीज को देखते हुए ब्रिक्स कंट्रीज ने ये फैसला लिया कि हम लोग एक अपना पेमेंट सिस्टम लेकर आए जिससे कि डी-डॉलराइजेशन, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि डॉलर है उसकी वैल्यू नीचे गिरती रहे, और जो कंपिटिटिव करेंसी है, फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडियन रुपी ले लेते हैं, और अगर वो बढ़ती रहे, सो ये जो ट्रांजिशन है जहां पे कि डॉलर कम हो रहा है और दूसरी करेंसी बढ़ रही है, इसको बोलते हैं डी-डॉलराइजेशन, मतलब कि डॉलर का कम होना, डॉलर की जो माप है, जो उसकी वैल्यू है वो कम होना, ठीक है। एंड जो ब्रिक्स सम्मेलन है ये एक न्यू करेंसी अप्रोच, मतलब कि एक नए पेमेंट सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। पहली बात, अगर इंडिया इस चीज में पार्ट लेगा सो क्या होगा कि इंडिया का जो रुपी सिस्टम है, दैट मींस द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपीज, मतलब कि जो अंतरराष्ट्रीय
लेवल पर जो इंडियन रुपी की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि जितने भी और कंट्रीज हैं जैसे कि यूएस, जापान, सो फॉर एंड सो फोर्थ, इन सारी कंट्रीज में जो इंडिया का जो करेंसी है, इंडियन रुपी है, वो कितना ज्यादा है। जो भी कंट्री है उस कंट्री में जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो कितने ज्यादा हैं, वो डिपेंड करती है किसी भी करेंसी का इंटरनेशनलाइजेशन होने पर। ठीक है। नाउ सो इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि अगर इंडिया इस नए पेमेंट सिस्टम को ज्वाइन कर लेता है तो इंडिया की जो रुपी की वैल्यू है वो एप्रिशिएट करेगी, एप्रिशिएट करेगी। और हम जानते हैं कि उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करना चाहता है, तो इसकी डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी सो इकोनॉमी भी बढ़ेगी हम लोगों की, सो हमारा इसमें फायदा ही है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट है न्यूज आ रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये आपका GS2 में आ जाएगा। GS2 पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जनसंख्या। ठीक है, जन संख्या। ठीक है, देखते हैं स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटीज मिशन। ये मिशन क्या है? ठीक है, सो ये जो मिशन है, सबसे पहली बात की ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्कीम दो तरह के होते हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, दूसरा स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम। जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये सबके सब सेंटर फंड करती है, सेंटर फंड करती है। स्टेट में स्टेट भी करती है और सेंटर भी करती है, दोनों करती है। ठीक है, नाउ ये जो मिशन है ये 25 जून 2015 में आया था। इसका मेन मोटिव क्या है ये देखते हैं एक बार। मेन मोटिव है टू प्रोवाइड द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ढांचा है वो प्रोवाइड करने के लिए आया था। क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, मतलब कि स्वच्छ एनवायरनमेंट के लिए भी आया था। कहां पे? 100 शहरों में। ठीक है, सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्मार्ट सिटी मिशन इज लिंक्ड और इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर ऑप्शन A B C D, और इसी में से एक में से या तो ये दिया रहेगा। ठीक है, नाउ हम देखते हैं कि ये जो स्मार्ट सिटी मिशन है इससे क्या होगा। इट विल ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो आर्थिक व्यवस्था है हम लोगों की उसको बढ़ाएगा। ठीक है, थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव वर्क ऑन सोशल, इकोनॉमिक, physical and institutional pillars of the city and improve the quality of life through smart solutions। ठीक है, सो इन चीजों को ये बढ़ाएगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड फिजिकल इंस्टीट्यूशनल पिलर्स। ठीक है, और ये फोकस करेगा ऑन सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट by the creation of replicable models which act as lighthouses to other aspiring cities। मतलब कि अगर ये मॉडल सक्सेसफुल हो जाता है सो और भी शहरों के लिए एज अ एग्जाम्पल प्रूव होगा। ठीक है, इसी का मैंने आपको हिंदी में दिया हुआ है। शहर के सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, ठीक है, और संस्थागत संभव पर व्यापक कार्य के माध्यम से जो आर्थिक विकास होना है और उसकी जो गति है उसमें ये मदद करेगा। ठीक है, और
अन्य आकांक्षित शहरों, मतलब कि जो एस्पिरेशनल सिटीज हैं, आकांक्षित शहरों, जो एस्पिरेशनल सिटीज हैं, उनमें भी ये एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करेगा। मतलब कि इट विल एक्ट एज अ गाइड, इट विल एक्ट एज अ लाइट हाउस टू दीज एस्पायरिंग सिटीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो ये सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, जीएस पेपर 2। एक मिनट, हाँ जीएस 2, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से टॉपिक आ रहा निकल के। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज AIME 2023। आप लोगों को क्वेश्चन में दे देगा AIME is linked with what? Is it a vaccine? Is it a space project? Is it is it a smart city mission? या कोई स्कीम है, क्या है? तो ये एक तरह से मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ठीक है, एक तरह से ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जो कि कहां हो रहा है? ये आपका हो रहा है साउथ चाइना सी में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस एक्सरसाइज एम्स, इसका मेन गोल क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि इंडिया की जो मिलिट्री कॉपरेशन है और जो आसियान है, इन दोनों का मिलाप कराना, और जो साउथ चाइना सी का जो रीजन है, इसमें पीस एंड प्रॉस्पेरिटी और इनोसेंट पैसेज का बढ़ाना। ठीक है, इनको बढ़ाना। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें कौन कौन से डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स का यूज हुआ था। सो INS दिल्ली एक तरह का ये डिस्ट्रॉयर है, इसका यूज हुआ था। और INS सतपुरा, जो कि आपका क्या है, ये एक आपका फ्रिगेट है, इसका यूज हुआ है। ठीक है, सो INS दिल्ली और INS सतपुरा दोनों न्यूज में है। क्यों है? बिकॉज ऑफ AIME एक्सरसाइज। ठीक है, ये आपका यहाँ पे साउथ चाइना सी है, ये रीजन आपका साउथ चाइना सी है, जो कि इलीगली क्लेम किया गया है, जो कि फॉल्सली क्लेम किया गया है बाय दी चाइना। ठीक है, एज पर दी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी इन 1976, एज पर दिस एनी कंट्री, कोई भी देश 200 नॉटिकल माइल्स तक का टेरिटोरियल क्लेम कर सकता है। ठीक है, 200 तक। इसके बाद इंटरनेशनल बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इंटरनेशनल बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है। सो चाइना का ये जो क्लेम है साउथ चाइना सी का, सो इसमें इसने 9-9 बनाई है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। सो ये इमेजिनरी फॉल्सली क्लेम्ड 9-9 है, जो कि चाइना ने क्लेम किया है। फॉल्स है पहली बात, तो ये सही बात नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज ये वियतनाम क्लेम करता है कि ये जो 9-9 है, ये इसके 200 नॉटिकल माइल्स में आ रहा है, जो कि वंस अगेन इट्स अ साइन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दोनों कंट्रीज के बीच में। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द AIME एक्सरसाइज, जो कि न्यूज में है। ठीक है, इस वजह से आपका साउथ चाइना सी न्यूज में हो जाता है, आपका जो नेबरिंग कंट्रीज हैं चाइना में वो न्यूज में हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं
आज का हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि ये न्यूज आ रही है, ठीक है। एक वाइल्ड टस्कर है, ठीक है, वाइल्ड टस्कर को सक्सेसफुली ट्रांसलोकेट किया गया है, ठीक है। नाउ इस न्यूज से हमें यह मालूम पड़ता है कि जो पेरियार टाइगर रिजर्व है, पेरियार टाइगर रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो जो पेरियार टाइगर रिजर्व है, इसको नाम कहां से पड़ा? इसको नाम पड़ा पेरियार रिवर से, जो पेरियार नदी है वहां से नाम पड़ा, ठीक है। जो कि कहां पे स्थित है? ये आपकी स्थित है वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। नाउ अगर मैं इस टाइगर रिजर्व की बात करूं, सो 1950, डेट इंपॉर्टेंट है, इसको सैंचुरी डिक्लेयर किया गया था, एज अ सैंचुरी, ठीक है, एंड डिक्लेयर्ड एज अ टाइगर रिजर्व ड्यूरिंग 1978। 78 आते आते इसको एज अ टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। ये जो टाइगर रिजर्व है आपका, ये कम से कम आपका नहीं तो 900 से लेकर 2 किलोमीटर तक की ऑल्टीट्यूड पे है, तक की हाइट पे है, ठीक है। जो इसका हाईएस्ट पीक है, इसका जो हाईएस्ट पीक है वो है कोट्टामला, कोट्टामला, जो कि 2 किलोमीटर 16 मीटर पे बेस्ड है, या फिर 2016 मीटर पर बेस्ड है, ठीक है। अगर मैं ड्रेनेज की बात करूं, सो द मेजर रिवर्स थ्रू द रिजर्व आर मुलायार एंड पेरियार, मतलब कि टाइगर रिजर्व जो है, पेरियार टाइगर रिजर्व है, इसमें से 2 रिवर्स का ड्रेनेज आ रहा है, पहला मुलायार, दूसरा पेरियार, ठीक है। अगर मैं इस रीजन की फॉरेस्ट की बात करूं, सो यहां पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा आप लोग, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहां पर ट्रॉपिकल सेमाई एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है, ठीक है, एवरग्रीन और सेमाई एवरग्रीन, और यहां पे मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट भी है, ठीक है। यहां पे ज्यादातर यूकैलिप्टस प्लांटेशन को भी देखा गया है, और यहां पे आपके ग्रासलैंड्स भी हैं, ठीक है। सो दिस वाज अ बिट अबाउट द पेरियार टाइगर रिजर्व। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी आज की। अगर अच्छी लगी है सो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड डू कमेंट ऑन दिस वीडियो कि हमने जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उनको आप कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखा कीजिए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे सो गिव इट अ थम्स अप। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। स्टिल देन, जय हिंद एंड टेक केयर।